गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आदर्श बाल निकेतन की आज की जो अपनी बीएसटी की पहली ऑनलाइन क्लास है उसमें अपना टॉपिक या नया अपन चैप्टर इसमें कल शुरू किया था अनुबंध। उसमें अनु अनुबंध का सामान्य अर्थ हो गया था। अनुबंध शब्द लिया कहाँ से गया है, ये हो गया। अनुबंध के जो विशेषता है, घटक, तत्व है, ये सारे हो गए थे। आज अपन इसमें शुरू करेंगे अनुबंध शब्दावली कि जो अनुबंध है उसमें अपने को कौन कौन से जो नए शब्द हैं वो समझने हैं। उन शब्दों को किस रूप में काम में लिया जाता है, किस शब्द को किस अर्थ में समझा जाता है, कैसे अपन उनको समझते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, वो सारा अपने को इसमें देखना है। आवाज आ रही है रितिका? देखो इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है, शब्दावली आती है, वो है ठहराव। अब देखो कल भी मैंने बताया था कि ठहराव क्या होता है। दोनों पक्षकार वचन करने वाला या वो व्यक्ति जो प्रस्ताव कर रहा है, किसी दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहा है, वो व्यक्ति और वचन की स्वीकृति देने वाला व्यक्ति, यानी जिसने उस वचन के लिए हाँ किया है, दोनों का किसी एक बात, एक बिंदु, एक विचार पर सहमत होना क्या कहा जाता है? ठहराव कहा जाता है। यानी दोनों पक्षकारों का एक ही बात पर सहमत होना ठहराव के रूप में काम में लिया जाता है। और किसी भी प्रस्ताव या वचन उसकी स्वीकृति मिलने के बाद किसमें परिवर्तित होता है? अनुबंध में परिवर्तित हो जाता है। कि जब तक ठहराव पर स्वीकृति नहीं मिलती तब तक वो प्रस्ताव ही नहीं बनेगा, और प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों मिलकर क्या कह जाएंगे? ठहराव। कि दोनों का एक ही बात पर क्या होना? आपस में सहमत होना ही ठहराव माना जाता है। दूसरा इसमें शब्द आता है अनुबंध। अब देखो अनुबंध क्या होता है। ठहराव अपने पढ़ लिया कि दो जो पक्षकार है या दो से ज्यादा जो पक्षकार है उनका किसी एक बात पर सहमत होना क्या माना जाता है? ठहराव माना जाएगा। अब जब ठहराव पर स्वीकृति मिलेगी और स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव हुआ, जैसे मान लो ए ने बी के सामने एक प्रस्ताव रखा, बी ने प्रस्ताव सुना और प्रस्ताव सुनते ही उसने क्या किया? उस प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो स्वीकृति प्रदान करते ही वो जो उनके मध्य ठहराव था या जो अपन प्रस्ताव बोल रहे हैं वो प्रस्ताव था, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुबंध में परिवर्तित हो जाएगा। और अनुबंध बनते ही उसमें दोनों के दायित्व भी बन जाएंगे, दोनों के अधिकार भी होंगे कि उनको उन अधिकारों को पूरा करना होगा, उन दायित्वों को उनको पूरा करना होगा जो उस ठहराव के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। मान लो उसने कहीं जाने की हाँ की होगी या किसी काम के लिए उसको बुलाया होगा या कोई पेमेंट करना होगा या पेमेंट प्राप्त करना होगा, जो भी काम किया जाना है उस काम के संबंध में दोनों के जो यहाँ ठहराव करते समय अधिकार हुए या उत्तरदायित्व बने, उन अधिकारों, उन उत्तरदायित्वों
को दोनों पक्षों को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। कब, जब उस ठहराव पे क्या मिल जाएगी, स्वीकृति मिलेगी, और स्वीकृति मिलते ही ठहराव किस में चला जाएगा, अनुबंध में शामिल हो जाएगा, है ना, कि वो किस में शामिल हो जाएगा, अनुबंध में शामिल हो जाएगा। तीसरा है वैध अनुबंध। अब देखो वैध अनुबंध क्या होता है, यानी ऐसा अनुबंध जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 या अन्य किसी भी कानून जो उस पर लागू होता है के तहत अपन क्या करवा सके, उसे परिवर्तित करवा सके। इसे ही क्या कहा जाता है, वैध अनुबंध कहा जाता है। यानी अपन इसको दूसरे शब्दों में समझे तो वैध अनुबंध वो होता है जिसे किसी कानून के तहत क्या करवाया जा सके, आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके, यानी जिसे अपन कानून के सामने प्रस्तुत कर सकें कि कल को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए, या कोई मनमुटाव हो गया, या कोई समस्या हो गई, या अन्य किसी प्रकार का कोई दायित्व है, कोई भी नुकसान हो गया, और यदि अपने को न्यायालय में जाना पड़े तो अपन उस मुकदमे के साथ या उस ठहराव के साथ आसानी से न्यायालय में जा सकें। वो होता है वैध अनुबंध, यानी जो पूर्ण रूप से क्या है, लीगल है, यानी जिसमें कोई छल कपट नहीं किया गया, कोई धोखा नहीं किया गया, कोई गलत बात नहीं लिखी गई, कोई गलत उद्देश्य से उसको किया नहीं गया, उसके जो पक्षकार हैं वो भी सारे लीगल हैं, जो अन्य फॉर्मेलिटीज अपने को करनी होती है वो सारी फॉर्मेलिटीज अपने द्वारा इसमें की जाती है। तो ऐसा अनुबंध जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है इसे वैध अनुबंध कहते हैं। बस इतना सा लिखना है कि वैध अनुबंध वह होता है जिसे राजनियम द्वारा या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के द्वारा क्या करवाया जा सके, परिवर्तनीय करवाया जा सके या परिवर्तनीय हो, उसे वैध अनुबंध कहते हैं। चौथा, व्यर्थ ठहराव, कि कोई भी ऐसा ठहराव या वचन जिसे राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता या जिस पर कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कानून का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, जो किसी भी कानून में रजिस्टर्ड नहीं है, जो किसी भी कानून के तहत नहीं आता, उस पर कानून का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो जो कानून में नहीं है, यानी जिसका कानूनी रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ठहराव को अपन क्या बोलेंगे, व्यर्थ ठहराव बोलेंगे। अब मान लो मैं और हरीश जी ने मिलकर आपस में एक कंपनी खोली, ठहराव कर लिया कि दोनों को ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद कोई अपन ने उनका किसी भी कानून के तहत क्या नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कल को कोई भी दिक्कत आएगी, आपस में जो भी मनमुटाव होगा उसका कोई समाधान होगा क्या, कोई समाधान नहीं होगा। तो ऐसे ठहराव जिनका कानून की नज़र में कोई औचित्य नहीं है, कोई उनका सरोकार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे सभी ठहराव क्या कहे जाएंगे, व्यर्थ ठहराव कहे जाते हैं। और लिखेंगे क्या कि ऐसे ठहराव जो
राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाए जा सकते, है ना, कि ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवाए जा सकते उन्हें व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। उसका में देखो पांचवा, व्यर्थ अनुबंध, यानी ऐसे अनुबंध जो अनुबंध करते समय तो वैध थे यानी लीगल थे, किंतु बाद में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वो अवैध मान लिए गए, है ना, कि फिर वो क्या हो गए, इनलीगल हो गए। जैसे मान लो अपन ने किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ क्या किया, अनुबंध किया, अपना आयात निर्यात व्यापार है, और किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ अपन ने अपना आयात और निर्यात व्यापार का समझौता किया। समझौता करते समय वो अपना मित्र देश था, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वो देश किस में चला गया, शत्रु देश की श्रेणी में शामिल हो गया। तो अपना जो अनुबंध अपन ने किया था वो अनुबंध कैसा माना जाएगा, व्यर्थ अनुबंध माना जाएगा ना। या एक व्यक्ति के साथ अपन ने अनुबंध किया, अनुबंध करते समय वो स्वस्थ मस्तिष्क का था, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, अनुबंध कर लिया, अनुबंध करने के बाद वो पागल हो गया, है ना, यानी उसका दिमागी जो संतुलन है वो खराब हो गया, मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ गई, तो अब वो अनुबंध को क्या नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी अनुबंध या कोई भी परिस्थिति जो हमें ये बताती हो कि अनुबंध करते समय तो वैध था, किंतु बाद में परिस्थितिवश वो कैसा हो गया, अवैध हो गया, तो ऐसा अनुबंध क्या माना जाता है, व्यर्थ अनुबंध की जो श्रेणी है उस श्रेणी में ऐसे अनुबंध को शामिल किया जाता है, और कहेंगे क्या, व्यर्थ अनुबंध उसको कहा जाता है। यानी शुरू में लीगल था, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई, और परिस्थितियां बदलने के कारण वो क्या हो गया, इनलीगल हो गया, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ अनुबंध माना जाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक है इसमें, व्यर्थनीय ठहराव। छठा है व्यर्थनीय ठहराव, यानी ऐसा ठहराव जो एक पक्षकार के लिए तो हाँ में है और दूसरे पक्षकार के लिए ना में है, यानी अनुबंध कर लिया गया और उसके बाद अनुबंध करने के बाद एक पक्षकार उसको समाप्त करना चाहता है और दूसरा पक्षकार उसको समाप्त नहीं करना चाहता, यानी दोनों में अलग अलग जो मतभेद हैं या जो विचारों की भिन्नता है वो उसमें पाई जाती है। एक है उसको जारी रखना चाहता है, दूसरा है उसको जारी नहीं रखना चाहता, तो ऐसा जो ठहराव है वो ठहराव भी क्या माना जाता है, व्यर्थनीय ठहराव कहा जाता है। अगला है सात का, अवैध ठहराव, है ना, ऐसा ठहराव जो स्पष्ट रूप या गर्भित रूप से कानून द्वारा वर्जित हो या कानून के विरुद्ध हो, उसे क्या कहा जाता है, अवैध ठहराव कहा जाता है। अब इसको समझे कि कल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में
कि कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो अपन कर ही नहीं सकते, और यदि अपन ने कर लिया तो वो क्या माने जाते हैं, प्रारंभ से ही अवैध माने जाते हैं। जैसे 18 साल से कम व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव क्या माना जाता है, अवैध ठहराव माना जाएगा। शत्रु देश के नागरिक के साथ किया गया ठहराव अवैध ठहराव माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, जैसे शराबी व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति, पागल व्यक्ति के साथ किया गया जो ठहराव है वो भी क्या माना जाता है, अवैध ठहराव माना जाता है। तो ऐसे ठहराव क्या माने जाते हैं, प्रारंभ से ही अवैध हैं, यानी उनको कभी भी अपन क्या नहीं करवा सकते, लीगल नहीं करवा सकते। गलत का मतलब वो कैसे रहेंगे, हमेशा गलत ही रहेंगे, कभी भी उनको अपन क्या नहीं कर सकते, सही की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते। और ऐसे ठहराव प्रारंभ से ही अवैध ठहराव माने जाते हैं। इनके संबंध में कोई अपवाद नहीं है कि अपन क्या कर सके, किसी भी परिस्थिति में इनको लीगल नहीं ठहरा सकते। ये हमेशा कैसे रहते हैं, इनलीगल बने रहते हैं। उसके बाद में अगला है अपरिवर्तनीय अनुबंध। अपरिवर्तनीय अनुबंध यानी ऐसे अनुबंध जो प्रारंभ में तो वैध थे, यानी जिस समय उनको किया गया उस समय वो लीगल थे, किंतु बाद में कुछ कानूनों में ऐसा बदलाव हो गया या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अपन क्या नहीं करवा सकते, उनको परिवर्तित नहीं करवा सकते। तो ऐसा जो भी अनुबंध या जो ठहराव है उसको अपन कब करवा सकते हैं परिवर्तित, जब उसमें उन कमियों को अपन क्या करें, दूर कर लें। अब जैसे मान लो 4 व्यक्तियों ने मिलकर एक अनुबंध किया, एक ठहराव किया, चारों अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क के थे, 18 साल से बड़े भी थे, उनमें से कोई भी शत्रु देश का नागरिक नहीं था ना। फिर भी परिस्थितियां ऐसी हुई कि उनमें से किसी एक व्यक्ति का क्या हो गया, दिमागी जो संतुलन है वो बिगड़ गया, उसकी मानसिक स्थिति है वो खराब हो गई। उसके बाद क्या होगा, जो बाकी 3 व्यक्ति हैं यदि वो अपना अनुबंध, अपना ठहराव आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना जो उन्होंने उस ठहराव के माध्यम से जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, जो तकनीकी खराबी आई है, यानी जो व्यक्ति पागल हुआ है उस व्यक्ति को क्या करना होगा, उस अनुबंध से बाहर करना होगा। कि जब तक वो उसको अनुबंध से बाहर नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं कर सकते, अपन उसको परिवर्तित नहीं करवा सकते, क्योंकि वो क्या माना जाएगा, व्यर्थ अनुबंध माना जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, पागल व्यक्ति शामिल है, और पागल व्यक्ति के साथ अपन क्या नहीं कर सकते, कोई भी अनुबंध नहीं कर सकते, यानी कानून अपने को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो यदि अपने को इसमें रेक्टिफिकेशन करना है, इसमें सुधार करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को उस अनुबंध से बाहर निकालना पड़ेगा। उसको उसके बाहर निकाले बिना क्या नहीं कर सकते, उन कार्यों को अपन पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा जो अनुबंध है वो क्या माना जाता है, अपरिवर्तनीय अनुबंध माना जाता है, कि जिसमें अपन क्या नहीं कर सकते, सामान्य परिस्थितियों में उसमें अपन कोई जो परिवर्तन है वो नहीं कर सकते। यानी उन परिस्थितियों को अपने को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, यदि अपन उसमें कोई भी परिवर्तन करवाना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद 9वां बिंदु है
स्पष्ट अनुबंध यानी ऐसा अनुबंध जिसमें पक्षकार प्रस्ताव की स्वीकृति और अनुबंध की शर्तों को लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करते हैं। यानी जिस समय अनुबंध का प्रस्ताव किया जाए या अनुबंध के संबंध में बातें बताई जाएं, उसी समय प्रस्ताव करने वाले पक्षकार द्वारा वचन देने वाले पक्षकार के समक्ष सारी बातें, अनुबंध की शर्तें, समय, तारीख, क्या काम किया जाना है, कौन सा काम नहीं किया जाना, क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, उन सब की पहले से ही या तो लिखित में बताना होता है या मौखिक में बताना होता है। यानी ऐसे अनुबंध में छुपाया कुछ भी नहीं जाता। यानी सारी बातें स्पष्ट रूप से इसमें बताई जानी चाहिए, तो ही ऐसे अनुबंध को क्या कहा जाता है? स्पष्ट अनुबंध कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में 10वां गर्भित अनुबंध। अब देखो, स्पष्ट अनुबंध तो वो होता है जिसमें सारी बातें स्पष्ट बता दी जाती हैं, कुछ भी छुपाया नहीं जाता। गर्भित अनुबंध क्या होता है? देखो, जैसे मान लो मैं और मेरा मित्र कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। उसी समय मेरा एक मित्र और है, या मेरा छोटा भाई है, या पड़ोसी है, वो ऐसा आचरण दिखाए, ऐसा व्यवहार करे कि अपने को ये पता चल जाए या ये अनुमान हो जाए कि ये भी इस योजना में क्या होना चाहता है? शामिल होना चाहता है। अपनी इच्छाओं को बिना बोले प्रकट करना। ठीक है ना? इतने में अपन समझ सकते हैं कि अपनी जो मन की इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनको बिना बोले अगले के सामने प्रकट करना। यानी इस तरह का आचरण करना, इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह के हाव भाव दिखाना कि अगले को अपने मन की बात पता चल जाए कि इनके लिए या मन में इसके क्या है। तो ऐसा जो अनुबंध किया जाता है, या ऐसा जो प्रस्ताव दिया जाता है, या ऐसा जो ठहराव किया जाता है, उससे जो अनुबंध निर्माण होता है, उस अनुबंध को क्या कहते हैं? गर्भित अनुबंध कहा जाता है। ठीक है ना? देखो, गर्भित अनुबंध जो पक्षकारों के कार्यों या आचरण से प्रकट होता हो, न कि उनके लिखित या मौखिक शब्दों से। यानी गर्भित में शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। यदि शब्द काम में लिए गए, लिखा गया है, तो फिर वो तो लिखित या स्पष्ट अनुबंध बन जाएगा, गर्भित नहीं रहेगा। तो गर्भित में ऐसे व्यवहार और कार्य आचरण को शामिल किया जाता है जिससे अपनी बात अगले तक बिना बोले पहुंच जाए। इसके बाद में 11वां है अर्ध अनुबंध। अब देखो, यहाँ तक अभी अपन ने जो 10 तक अनुबंध पढ़े हैं, वो दोनों पक्षकारों की जो आपसी सहमति है, उस सहमति के द्वारा उनको तैयार किया जाता है। लेकिन जो अर्ध अनुबंध है, ये आपसी सहमति द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि किसी कानून या अधिनियम की शाखा द्वारा अपने पर इनको थोपा जाता है, जबरदस्ती लागू किया जाता है। यानी ऐसे अनुबंध अपन अपनी मर्जी से नहीं करते, कानूनी बाध्यताएं होती हैं। उन बाध्यताओं की वजह से अपने को क्या करना होता है? उन अनुबंधों को पूरा करना होता है। यानी चाहकर भी अपन क्या नहीं कर सकते? उन अनुबंधों का त्याग
नहीं कर सकते, वो अनुबंध अपने को पूरे करने ही पड़ते हैं। जैसे इसका और अपन उदाहरण समझें कि जैसे ही अपन 18 साल के होते हैं ना, 18 साल की अपनी आयु होती है, उसी समय अपन क्या मान लिए जाते हैं, मतदाता मान लिए जाते हैं, यानी अपने पास वोट डालने का अधिकार आ जाता है। अब मान लो अपने कार्य क्षेत्र में या अपन जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे चुनाव है, वोट डालने अपन नहीं गए, कोई बात नहीं, अपना निर्णय है, गए गए नहीं गए नहीं गए। लेकिन यदि किसी जागरूक मतदाता या जागरूक प्रत्याशी ने अपने विरुद्ध शिकायत कर दी कि घर पे था फिर भी वोट डालने नहीं गया, तो अपने को न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ेगा और वहाँ पे अपना स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा कि इस वजह से मैं वोट डालने नहीं जा पाया ना। तो ऐसे अनुबंध जो अपने को किसी भी कार्यों को करने के लिए जबरदस्ती बाध्य करते हैं, बाधित करते हैं, ऐसे अनुबंधों को क्या कहा जाता है, अर्ध अनुबंध। और लिखेंगे क्या कि अर्ध अनुबंध वो होते हैं जो आपसी सहमति द्वारा तैयार नहीं किए जाते, बल्कि कानून की किसी शाखा द्वारा या कानून की किसी धारा द्वारा जो साधारण जनता है उन पर थोपे जाते हैं। 12 का बिंदु है निष्पादित अनुबंध, यानी ऐसा अनुबंध जिसमें उससे जुड़े हुए जितने भी पक्षकार हैं उन सब ने अपने अपने कार्यों और अपने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है, यानी किसी का कोई दायित्व बाकी नहीं है, सबने अपने अपने दायित्व चुका दिए या अपने दायित्व पूरे कर लिए, और जिनको जो जो काम दिया गया था वो काम भी सभी ने क्या कर दिया, अपना अपना काम पूरा कर लिया, यानी निष्पादित हो गया काम। निष्पादित का मतलब होता है काम का पूरा होना। अब उसमें जो काम करना था वो काम पूरा हुआ तो वो अनुबंध भी क्या हो गया, पूरा हो जाता है। तो निष्पादित अनुबंध वो होता है जिसमें उससे जुड़े सभी पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों और अपने अपने कार्यों को पूरा कर लिया है। 13 का है निष्पादनीय अनुबंध, यानी ऐसा अनुबंध जिसमें काम पूरा नहीं हुआ, यानी निष्पादित का मतलब काम पूरा हो गया और निष्पादनीय का मतलब जिसमें काम का पूरा होना बाकी है। तो ऐसा अनुबंध जिसमें उससे जुड़े सभी पक्षकारों के द्वारा या जितने भी व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं उन व्यक्तियों द्वारा अपने दायित्वों को भी करना बाकी है और अपने कार्यों को भी करना बाकी है, यानी जिसमें काम भी बाकी पड़ा है और उनके दायित्व भी अभी तक बाकी पड़े हैं। तो ऐसे अनुबंध को क्या कहा जाता है, निष्पादनीय अनुबंध कहा जाता है। उसके बाद में 14 का है द्विपक्षीय अनुबंध, यानी ऐसा अनुबंध जो दोनों पक्षों द्वारा तैयार किया जाता है या जिसमें दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं ना। जैसे मान लो मैंने किसी को कोई बात कही तो उसने हाँ तो भर ली लेकिन साथ में अपनी शर्त भी लगा दी कि ऐसा करूँगा या ऐसा होगा तो मैं ये काम करूँगा ना, यानी जिसमें दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध
या एक दूसरे के विरुद्ध तो नहीं कर सकते, एक दूसरे के समक्ष अपनी अपनी शर्तों को रखते हैं कि मैंने ये काम करना है तो इस काम के बदले तेरे को ये काम मेरा पूरा करके देना है। तो ऐसा अनुबंध जो किया जाता है उस अनुबंध को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय अनुबंध। यानी दोनों पक्षों द्वारा इसमें शर्तें रखी गई, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्ताव रखा गया और दोनों पक्षों द्वारा उस प्रस्ताव की क्या दी गई? सहमति दी गई। यानी दोनों हाँ करेंगे तो ही तो वो क्या होगा? अनुबंध पूरा होगा। आप दोनों में से एक ने भी मना कर दिया तो वो एक पक्षीय अनुबंध हो जाएगा, जो अपन सामान्य रूप से देखते हैं या करते हैं। और द्विपक्षीय में याद यही रखना है कि दोनों ही जो पक्षकार हैं वो प्रस्ताव रखेंगे, दोनों ही जो पक्षकार हैं वो उस प्रस्ताव की स्वीकृति भी दोनों को देनी होगी। दोनों ही प्रस्ताव भी रखेंगे और स्वीकृति भी दोनों ही पक्षकारों को इसमें देनी होती है। तो ऐसा अनुबंध द्विपक्षीय अनुबंध कहा जाता है। अगला है प्रस्ताव। अब देखो प्रस्ताव क्या होता है कि एक पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने के उद्देश्य से अपनी इच्छा प्रकट की जाती है। तो उस इच्छा प्रकट की जो विधि है या जो माध्यम है उस माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रस्ताव कहा जाता है। यानी सीधी सी बात अपन इतना समझे कि अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहा जाता है? प्रस्ताव कहा जाता है। अपने मन में क्या चल रहा है वो बात दूसरे के सामने प्रकट करना प्रस्ताव रखा कहा जाता है। और इस उम्मीद से कि या तो उसकी सहमति हाँ में मिलेगी या उसकी सहमति ना में मिलेगी, तो इसे कहते हैं प्रस्ताव। इसके उदाहरण अपन आगे आने वाले जो चैप्टर है उसमें करेंगे कि प्रस्ताव किस किस रूप में हो सकता है, कैसे हो सकता है। अभी जो अपन यहाँ शब्दावली पढ़ रहे हैं इसी शब्दावली को अपने को क्या करना है? विस्तृत रूप में समझना है। इससे आगे जो पाठ आएगा उसमें तो अभी प्रस्ताव क्या होता है कि अपने मन की बातें, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को दूसरों के सामने इस उम्मीद में प्रकट करना कि वो क्या देंगे, उस पर अपनी सहमति या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे, प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये आज अपन ने लगभग 15 जो शब्दावली के शब्द हैं इनका अध्ययन किया है। ठहराव होता है, अनुबंध क्या होता है, वैध अनुबंध, वैध ठहराव, वैध अनुबंध, वैधनीय ठहराव, अवैध ठहराव, परिवर्तनीय अनुबंध, स्पष्ट अनुबंध, गर्भित अनुबंध, अर्ध अनुबंध, निष्पादित अनुबंध, निष्पादनीय अनुबंध, द्विपक्षीय अनुबंध और प्रस्ताव। ये 15 टॉपिक अपन ने आज के इस अपने चैप्टर में आज की पहली क्लास में किए हैं। और बाकी जो बच गए इसके शब्दावली वो अपन अपनी जो सेकंड जो क्लास होगी आज की दूसरी क्लास उसमें इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।